नमस्ते सीतावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय स्टार्टअप कंपनी डेफटेक और ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए अश्व बोट का अनावरण किया है। और ये जो अश्व बोट है वो एक ऑल टेरेन रोबोटिक सिस्टम है, जिसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री के आईडेक्स पहल के द्वारा सपोर्ट भी किया गया है। और ये जो यूजीवी है वो उबड़ खाबड़ और अलग अलग तरीके के इलाकों में आसानी से चल सकता और कठिन से कठिन वातावरण में सैन्य अभियानों को पूरा कर सकता है। 35 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है और इस 100 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है, यानी कि मिशन के दौरान जो पर्याप्त लॉजिस्टिक सहायता है वो ये कर सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल सर्विलांस करने के लिए भी किया जा सकता है और घायल कर्मियों को युद्ध स्थल से बाहर निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 1000 से 3000 किलोग्राम तक के पेलोड क्षमता वाले अधिक शक्तिशाली रोबोट की एक सीरीज विकसित करने की योजना बना रहे हैं, जिससे कि मानवीय कर्मियों का जो बोझ है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। ऑपरेशन एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। खतरनाक और कठिन वातावरण में भी लॉन्ग टर्म ऑपरेशन किए जा सकेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, फ्रांस ने भारत के इंजन प्रोग्राम के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इसके लिए पूरा सहयोग भारत के साथ करना चाहते हैं। इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन का इस्तेमाल आप सब जानते हैं कि AMCA प्रोग्राम के लिए किया जाना है। बता दें कि इंजन डेवलपमेंट के अलावा फ्रांस इस बात को लेकर भी राजी हो गया है कि वो भारत के साथ एडवांस मटेरियल और मेटलर्जी पर भी सहयोग करेगा, क्योंकि इनका इस्तेमाल इंजन के पार्ट्स को बनाना और ढलाई करने के लिए किया जाता है। हालांकि वहीं भारत ने अभी तक अपने 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन प्रोग्राम के लिए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि वर्तमान में दोस्तों भारत की जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है वो GE एरोस्पेस और रॉल्स रॉयस के जो प्रस्ताव हैं उनका इवैल्यूएशन कर रही है और साथ ही साथ इंजन को इन हाउस बनाने को लेकर भी विचार कर रही है। वहीं दूसरी खबर ब्रिटिश मीडिया की तरफ से इसी प्रोग्राम को लेकर आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के पास स्वदेशी फाइटर जेट बनाने की क्षमता तो आ चुकी है, जो कि एक बड़ी तकनीकी छलांग है, लेकिन यहाँ पर इंजन को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। द फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत को फ्रांस, UK और अमेरिका सहित जो वैश्विक डिफेंस प्लेयर्स हैं उनसे इंजन बनाने को लेकर प्रस्ताव मिला है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अमेरिका को लेकर एक चिंता जाहिर की है, खास करके जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने शर्तों के साथ आता है, जिससे कि भारत को निर्णय लेने में काफी परेशानी हो सकती है। अगर भारत GE के साथ इंजन को साथ में बनाने को लेकर आगे बढ़ता है तो इसमें जो IP राइट है उसका एक हिस्सा रोका जा सकता है। बात साफ हो जाती है कि अमेरिका ऐसा इसलिए करता है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा वो अपनी सबसे ऊपर रखता है, यानी कि कुछ चीजें अमेरिका अपने पास बरकरार रखना चाहेगा। एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम अमेरिका को इस चीज को लेकर भी है कि भारत की रशिया के साथ संबंध है और कहीं अगर उसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर भी दी तो कहीं रशिया के हाथ ना चली जाए, इसीलिए वो पूरी तरीके से भारत को टेक्नोलॉजी देने में हिचकिचा रहा है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अमेरिका का प्रस्ताव अगर आया है इंजन को लेकर तो ये गंभीर दावेदार है, इसलिए दोस्तों शायद भारत GE के साथ आगे नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ UK की रॉल्स रॉयस ने भारत को इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने की बात भी कह दी है और वो भारत को इंजन का पूरा स्वामित्व भी देना चाहता है। वहीं रॉल्स रॉयस ने दोस्तों कहा है कि वो HAL के साथ मिलकर भारत की आवश्यकताओं के हिसाब से एक कस्टमाइज इंजन विकसित कर सकता है, जो कि भारत के AMCA फाइटर जेट को एक नई ताकत प्रदान करेगा। हालांकि इंजन को साथ में बनाने को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ही फायदे नहीं देखे जाएंगे, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि लॉन्ग टर्म रणनीतिक साझेदारी कितनी हो सकती है, भारत विदेशी आयात पर निर्भरता कितना कम कर सकता है। ये सारी चीजें देखकर ही एक फाइनल फैसला लिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की स्टार्टअप कंपनी ऑप्टिमस अनमैन्ड सिस्टम ने अपना एक टर्बोजेट पावर्ड अभेद्य UAV का अनावरण किया है, जो कि एडवांस सर्विलांस और जियो मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि इसका जो फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेल्थ शेप का है और ये टर्बोजेट प्रपल्सन से ऑपरेटेड है। इसकी कई सारी विशेषताएं, यानी कि इसका इस्तेमाल लंबी दूरी की निगरानी के लिए किया जा सकता है। साथ ही इसका जो स्टेल्थ शेप फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करता है, यानी कि दुश्मनों के वातावरण में ये UAV की सर्वाइबिलिटी को भी बढ़ाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के प्रोजेक्ट 75I में एक बड़ा पेच फंस गया है। दरअसल इस पेच को फंसाया है स्पेन की नवंतिया ने, जिन्होंने कहा है कि जर्मनी की जो थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम यानी कि TKMS है उसको उन्होंने एक तरीके से चुनौती दी है। नवंतिया ने रक्षा मंत्रालय से रिक्वेस्ट की है कि वो केवल एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम का जो फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल है उसी के परिणामों पर निर्भर ना रहे, बल्कि प्राइस डिस्कवर मेथड के अनुसार ही आगे बढ़े और इसी के हिसाब से विजेता का फैसला भी रक्षा मंत्रालय करे। यहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी की बात की जा रही है ये एक ऐसी पद्धति यानी कि मेथड होता है जिसमें किसी एसेट का जो मार्केट प्राइस है खरीदारों और विक्रेताओं की बातचीत के माध्यम से ही निर्धारित किया जाता है। यही नवंतिया ने कहा कि
उन्होंने जो एस S-80 प्लस सबमरीन की पेशकश की है वो TKMS की तुलना में सस्ती भी है और भारत के लिए ये फाइनेंशियली भी काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि नवंतिया का ये जो यू टर्न है वो कहीं ना कहीं तकनीकी मूल्यांकनों से ध्यान हटाना है। आप सब जानते हैं कि इंडियन नेवी ने दोनों कंपनियों के द्वारा पेश किए गए AIP सिस्टम का कठोर मूल्यांकन किया। जो सोर्सेस है वो बताते हैं कि TKMS के द्वारा पेश की जाने वाली पनडुब्बियां नवंतिया की तुलना में काफ़ी ज़्यादा महंगी हो सकती है और इसीलिए यहाँ पर कीमत आधारित जो निर्णय है वो नवंतिया को एक फायदा दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि दोनों कंपनियां टेंडर के अनुसार पनडुब्बियों पर पूरी तरीके से एक प्रूवन AIP सिस्टम दिखाने में फेल रही हैं। यानी कि यहाँ पर TKMS की भी पेशकश जो है वो पूरी तरीके से भारतीय नौसेना के मूल्यांकन पर खरी नहीं उतरी है। अब हो सकता है कि इससे अब जो रशिया और फ्रांस है वो नए दावेदार के रूप में यहाँ पर आ सकते हैं। और रशिया ने दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि अमूर 1650 पनडुब्बी की पेशकश भी की। वहीं फ्रांस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में फ्यूल सेल आधारित AIP प्रणाली को इंटीग्रेट करने के लिए DRDO के साथ बातचीत कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों P-75I टेंडर अब एक और ज़्यादा कठिन प्रतियोगिता बन गई है जिसमें कि न केवल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन शामिल है बल्कि वित्तीय विचार भी शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से बातचीत कर रही है ताकि वो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी को बना सके ऑटोनॉमस डॉकिंग ऑपरेशन के लिए, जिससे कि ऑन ऑर्बिट जो मेंटेनेंस और रिफिलिंग है स्पेस एसेट्स की वो हो सके। यानी कि अंतरिक्ष में जो एसेट्स हैं भारतीय वायुसेना के उनका रखरखाव भी हो सके और समय पड़ने पर उन्हें ठीक भी किया जा सके। यानी कि स्पेस बेस्ड जो एसेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के उनकी लाइफ और क्षमता को बढ़ाने के लिए इंडियन एयरफोर्स काम कर रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने प्रोजेक्ट 77 के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 2 नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाई जानी है और इनकी अनुमानित जो कीमत है वो करीबन 34,500 करोड़ रुपए बताई गई है। कहा जा रहा है कि 4 और सबमरीन्स को फेज़ 2 और फेज़ 3 में बनाया जाएगा, जिसमें कि कुछ नए अपग्रेडेशंस और इम्प्रूवमेंट्स भी होंगी और इनका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन का होगा और जो इसमें स्वदेशी कंटेंट है वो 90% तक होगा। इसके अलावा दोस्तों भारत की जो आने वाली SSNs है उनमें 1000 किलोमीटर रेंज वाली 24 क्रूज मिसाइलें भी होंगी और रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि भविष्य में हाइपरसोनिक हथियार भी ले जा सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, वो भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से आ रही है, जिसमें कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 31 यानी कि 31 पीडिएटर ड्रोन्स के लिए अप्रूवल दे दिया है, जिसमें कि हेलफायर मिसाइल्स आएंगी। इसके अलावा GBU-39B प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स, हाईफायरो रोटरी कैनन इसमें शामिल है। बताया भी जा रहा है कि इन 31 पीडिएटर ड्रोन्स में से कुछ ड्रोन्स जो हैं वो स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकली असेंबल किए जाएंगे 30% कंपोनेंट्स के साथ, जिन्हें कि भारतीय सप्लायर से लिया जाएगा। हालांकि इसमें कोई भी DRDO के द्वारा तैयार की गई मिसाइल नहीं होगी। ऐसे में ये इसलिए भी है क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन की कॉस्ट स्वदेशी मिसाइल को लगाने की वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर ऑफ एवियोनिक्स एंड वेपन सिस्टम के एक अधिकारी ने बताया कि जो शुरुआती तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप होगा उसमें 70% स्वदेशी कंपोनेंट्स होंगे। हालांकि इन्हें 90% तक ले जाया जाएगा जब ये अपने प्रोडक्शन में आ जाएंगे 2031 से। यही नहीं, उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में जो थोड़ा सा डिले हो रहा है उसके कई फ़ायदे हमारे इंजीनियर्स को मिलेंगे ताकि वो प्रायोरिटाइज कर सके कि किन हिस्सों को पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से तैयार करना है, जिससे कि भारत का इस फाइटर जेट में एक बड़ा कंट्रोल रहेगा। इनके मेंटेनेंस और फ्यूचर अपग्रेड में भी भारत के पास एक अनुभव होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है न्यू जनरेशन ATGMs और उसके लॉन्चर सिस्टम के लिए। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के आइडेक्स की अदिति 1.0 चुनौती के तहत 500 किलोमीटर रेंज के साथ चैफ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड के साथ एक स्वदेशी एंटी रडार डिकॉय स्वाम सिस्टम विकसित करने के लिए एनाड्रोन सिस्टम को सेलेक्ट किया गया। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना अब अपनी एंटी ड्रोन क्षमता को बढ़ाने वाली है, खास करके अपने आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के लिए, जिसमें कि वो फ्रेगमेंटेशन, एमुनेशन और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को इंटीग्रेट करेगी। बता दें कि जो एग्जिस्टिंग 12.7 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन है वो छोटे ड्रोन्स के खिलाफ प्रभावी नहीं होती है। चलिए और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों, HAL की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अब HLFT-42 में कुछ अतिरिक्त रिफाइनमेंट्स करने वाला है, जिसमें कि इसकी एडिशनल विंड टनल टेस्टिंग की जाएगी और इस प्लेटफॉर्म को और फाइन टोन किया जाएगा। फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।